नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो प्लीज़ अभी ये वीडियो जो है मोदी जी को फॉरवर्ड करो। अब तो बांग्लादेशीज खुद ये कह रहे हैं, वो भी हिंदू बांग्लादेशीज नहीं, मुस्लिम बांग्लादेशीज खुद ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश शुड बी पनिश्ड और जो इंडिया जितना कर रहा है वो इनफ नहीं है और भी ब्रूटली पनिश करना चाहिए। जब आपने टाइटल पढ़ा होगा वीडियो का तब आप शायद 2 बार टाइटल को पढ़ा होगा कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ कि नहीं, बट आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम बांग्लादेशीज भी ये चाहते हैं कि इंडिया बदतर से बदतर, कठोर से कठोर सज़ा जो है बांग्लादेश को दे, क्योंकि इन रेडिकल मुल्लों से ये भी परेशान हैं, ये भी समझ रहे हैं कि बांग्लादेश को पूरे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए। और माइंड यू कि यूनुस खान जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और डेफिनेटली जो उनकी प्रेजेस करते हैं, उनका आईटी सेल्स वगैरह जो है उन्हीं को फॉरवर्ड लाते हैं और जो उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं वो उनको दबाते हैं। इसीलिए लगता है कि सारे ही बांग्लादेशीज यूनुस खान को और एंटी इंडियन स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऐसे भी बहुत सारे बांग्लादेशीज हैं जो कि 71 साल में इंडिया ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको याद रखते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल है। और आज जो अब देख रहे हैं कि मतलब इस वीडियो में ये भी कहा गया है कि अपार संभावना था बांग्लादेश के पास, अगर वो इंडिया का मार्केट यूटिलाइज करता, एक बहुत ही खुशहाल, एक बहुत ही अमीर रिच देश बन सकता था बांग्लादेश, अगर इंडिया के ट्रू पोटेंशियल को, इंडिया के साथ फ्रेंडली रह के अगर बांग्लादेश उन पोटेंशियल, उन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करता। लेकिन हुआ उल्टा, एंटी इंडियन स्टांस से अपने ही देश को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, जिससे बहुत एक पॉपुलेशन जो है जो इनसे तंग आ चुका है। और आज ऐसा एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा है, 14 मिनट का वीडियो था। मैं चाहता था कि इसको थोड़ा शॉर्ट किया जाए, बट इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है कि 1 मिनट भी मैं काट नहीं पाया इस वीडियो का। तो हालांकि वीडियो लंबा है लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत सारे चैनल्स क्रिएट करके उनको इनकम सोर्स जनरेट करके दे रहा हूं। खास करके एनआरआईज के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपको इंडिया में पैसे भेजने के लिए बहुत सारे कमीशंस एंड चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपका इंडिया में एक यूट्यूब चैनल हो तो यू कैन जनरेट इनकम फॉर योर फैमिली एंड यू कैन सेव ऑन दोस टैक्स एंड एडिशनल चार्जेस। अगर आपको भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। प्रिय दर्शकों, सज्जाद कादिर की ओर से बहुत सारा प्यार और हार्दिक अभिनंदन। এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে কথা বলতে এসেছি। इस समय मैं आप सभी से कुछ बातें साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भारत पर से भरोसा खोकर बांग्लादेश आज पाकिस्तान जैसे हालात की ओर बढ़ रहा है। आखिर क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान की स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है? वह यह कि बांग्लादेश के 4 टीवी चैनलों के यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये 4 चैनल हैं जमुना टीवी, 71 टीवी, बंगला विजन और मोहना टीवी। इन चैनलों के यूट्यूब प्रसारण भारत में बंद कर दिए गए हैं और प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य कई चैनलों को भी बंद करने की प्रक्रिया जारी है। यूट्यूब भारत के इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स का पालन करता है और इसके लिए बाध्य भी है। इन नियमों के अंतर्गत भारत सरकार यदि किसी कंटेंट या चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या जन व्यवस्था के लिए खतरा मानती है तो उसे ब्लॉक करने का निर्देश दे सकती है और यूट्यूब को वह निर्देश मानना अनिवार्य होता है। असल में हम बांग्लादेशी लोग जो भारत विरोध करते हैं, दरअसल हम भारत को अच्छी तरह जानते ही नहीं। আমরা আসলে বাংলাদেশের মানুষ যে ভারত বিরোধিতা করি, আমরা ভারতকে জানিই না ভালো করে। তাহলে ভারতকে यदि हम भारत को सही मायनों में जानते तो यह समझते कि भारत के साथ हमारे अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को अपनाने का सबसे उपयुक्त और स्वाभाविक देश है बांग्लादेश, क्योंकि हम भारत के पेट के भीतर स्थित हैं। पेट के भीतर क्यों कहा? यदि आप नक्शा देखें तो स्पष्ट होगा कि बांग्लादेश एक ऐसा भूभाग है जो भारत के भौगोलिक पेट में स्थित है। अब यदि मैं इसी पेट के भीतर बैठकर भारत को पेट खराब कर देने की स्थिति पैदा करूं तो निश्चित रूप से यह भारत के लिए चिंता का विषय होगा। अगर हम मान लें कि बांग्लादेश भारत के पेट में गया हुआ कोई खाना है, तो ऐसा खाना जो भारत के पेट में जाकर बदहजमी का कारण बन रहा है। এখন বদহজম যাতে ভারতের না হয়, ভারত স্বাভাবিকভাবে আপনার যদি পেট খারাপ হয় और जब किसी को बदहजमी होती है तो वह दवा लेता है। भारत भी लेगा
এই যে বাংলাদেশ দেখুন, সাম্প্রতিক সময়ে যদি বলি যে পাক ভারত যুদ্ধে हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे माहौल के संदर्भ में देखें तो बांग्लादेश के कुछ मीडिया संस्थानों के व्यवहार और भाषा शैली ऐसी रही जैसे वे किसी स्वतंत्र राष्ट्र के मीडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान के मीडिया हों। इसी कारण भारत ने कुछ मीडिया चैनलों को बंद कर दिया और जानकारी के अनुसार यह प्रक्रिया अब भी जारी है और अन्य चैनलों पर भी विचार किया जा रहा है। পাইপলাইনে আরো আছে জনসংখ্যা। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व की कुल जनसंख्या का 18.1% निवास करता है, जबकि भारत के पास विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% हिस्सा है। यदि हम कृषि योग्य भूमि की बात करें तो सबसे अधिक कृषि भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है और इसके बाद दूसरा स्थान भारत का है। जल संसाधनों की दृष्टि से अगर अमेरिका और कनाडा को छोड़ दें तो भारत इस क्षेत्र में भी शीर्ष पर है। इन तथ्यों को बताने का उद्देश्य यह है कि भारत संभावनाओं से भरपूर एक देश है। हम जैसे किसी पड़ोसी देश के लिए, विशेषकर एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में, यह जरूरी है कि हम अपनी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखें। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपनी संप्रभुता को गिरवी रखकर कोई समझौता करना चाहिए, लेकिन समझदारी की बात यह है कि भारत जैसे 144 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश के साथ यदि हम केवल बाजार की दृष्टि से सोचें तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि भारत एक विशाल बाजार है और यह बाजार बांग्लादेश के लिए भी उपलब्ध हो सकता है। आज बांग्लादेश दुनिया के कई देशों को निर्यात करता है, लेकिन वह निर्यात विविध नहीं है। मेनली केवल गारमेंट्स, रेडीमेड कपड़े पर ही निर्भर है, जो कुल निर्यात का लगभग 85% है। यदि बांग्लादेश अपने निर्यात में विविधता लाए तो भारत का यह विशाल बाजार बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ा अवसर बन सकता है। রপ্তানির 85%। আপনি যদি রপ্তানি বৈচিত্র্য আনেন তাহলে ভারতের বাজার আপনার বাজার হতে পারে। আমার বাংলাদেশের मेरे ख्याल से बांग्लादेश की कई कंपनियां हैं, है ना? उदाहरण के तौर पर मैं प्राण ग्रुप का नाम ले सकता हूं। भारत के बाजार में इसकी मौजूदगी है। भारत के कई राज्यों में प्राण के उत्पाद मिलते हैं। भारत में प्राण की फैक्ट्री भी है। हालांकि अब कुछ हद तक बांग्लादेशी उत्पादों का वहां बहिष्कार हो रहा है और यह बहिष्कार बांग्लादेशियों के रवैये की वजह से हो रहा है। प्राण को व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और यह एक तरह से एक उचित चेतावनी है। जैसे भारत ने बांग्लादेश के कुछ टीवी चैनलों के खिलाफ जो कदम उठाया है वह भी एक उचित सिखावनी है और ऐसी सिखावनियां और दी जानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के मीडिया, विशेषकर टीवी चैनल, बार बार यह साबित करते रहे हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में वे हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं। वे ऐसा दिखाते हैं मानो पाकिस्तान जीत रहा हो और भारत हार रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत से जुड़ी जितनी भी नकारात्मक बातें होती हैं, जितनी भी आलोचनाएं या कमजोरियां होती हैं, वे सभी बातें इन चैनलों में प्रमुखता से दिखाई जाती हैं। इन चैनलों का रवैया ऐसा लगता है मानो ये पाकिस्तान के खुद के चैनल हों, और पाकिस्तान के अपने चैनल तो हैं ही। इसके साथ अगर बांग्लादेश के चैनल भी उसी सुर में बोलें तो यह भारत के लिए निश्चित ही चिंताजनक है। पाकिस्तान की सीमित शक्ति में अगर बांग्लादेश का मीडिया भी जुड़ जाए तो सवाल उठता है, क्या भारत चुप रहेगा? क्या भारत इसे यूं ही जाने देगा? ভারত কি করবে? ভারতকে ছেড়ে দেবে? অথচ অপার সম্ভাবনার ভারতকে নিয়ে আমাদের কত সুযোগ সুবিধা। फिर भी भारत जैसी अपार संभावनाओं से भरे देश के साथ हमारे पास कितनी ही साझेदारी और लाभ उठाने के अवसर था, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पर देखिए, भारत ने हमें जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी थी अब वह रद्द कर दी गई है। इसका नुकसान किसे हुआ? हमें लगभग 2000 करोड़ टका का नुकसान हुआ है सिर्फ इस सुविधा के रद्द होने के कारण। भारत के साथ हमारा व्यापार और आर्थिक लेन देन दिन ब दिन सीमित होता जा रहा है। बीते गुरुवार को मैं बेनापोल स्थलीय बंदरगाह की स्थिति का जायजा ले रहा था, जो भारत के साथ बांग्लादेश का मुख्य जमीनी व्यापार केंद्र है। वहां भारत से आने वाले ट्रकों की संख्या बहुत कम हो गई है। पहले जहां प्रतिदिन लगभग 500 ट्रक भारत से बांग्लादेश आया करते थे, अब यह संख्या कई बार 100 के भी नीचे पहुंच रही है। भारतीय व्यापारी अब बांग्लादेश को सामान निर्यात करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। खासकर भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे माहौल में बीते 9 महीनों में बांग्लादेश के साथ रिश्तों की केमिस्ट्री बहुत बिगड़ चुकी है और व्यापारी आशंकित हैं कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अब कुछ बांग्लादेशी बांगू कहेंगे, तो अगर भारत बांग्लादेश को सामान न बेचे तो भारत को फर्क पड़ेगा। अरे भाई, भारत तो सालाना 800 अरब डॉलर से अधिक का सामान पूरी दुनिया में निर्यात करता है। अगर वह तुम्हारे देश में 10 अरब डॉलर का निर्यात बंद भी कर दे तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है मेरी यह बात दोहराई हुई लगे। বলি
স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বলতে হবে। আমি যেটি लेकिन कुछ बातें बार बार कहना जरूरी है ताकि लोग याद रखें, अगर भारत बांग्लादेश को 10 अरब डॉलर का सामान न भेजे तो भारत को कुछ नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश जो भारत को सिर्फ 2 से 2 अरब डॉलर तक का ही निर्यात करता है, उसके लिए भारत का विशाल बाजार बहुत बड़ा अवसर है। अगर बांग्लादेश इस अवसर का लाभ नहीं उठाता तो बड़ा नुकसान उसी का होगा। दुर्भाग्यवश हम भारत के साथ सहयोग की संभावनाओं को नजरअंदाज कर बीते 9 महीनों में एक तरह से पाकपंथी, पाकिस्तान समर्थक मानसिकता की ओर बढ़ गए हैं, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि भारत की ओर से तरह तरह के प्रतिबंध और नियंत्रण बांग्लादेश पर लागू हो रहे हैं। उदाहरण के लिए बीते 6 मई को भारत के प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत का पानी अब किसी और देश में नहीं जाएगा। यह बयान मुख्य रूप से पाकिस्तान को लेकर था, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करने का संकेत दिया गया। लेकिन यदि इस निर्णय की परिधि में बांग्लादेश भी आ गया तो उसकी स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश को किन किन प्रकार के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, और वही अब सच्चाई बनती दिख रही है। ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গতকালকে আরেকটি খবর পাওয়া গেল যে সিলেট সীমান্তে कर्फ्यू जारी করেছে। कल एक और खबर सामने आई, भारत ने सिलहट सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। भारत के मेघालय राज्य के साउथ गारो हिल्स जिले की जिला मजिस्ट्रेट हेमा नायक ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सीमा क्षेत्र में यह कर्फ्यू लागू किया। इसके साथ ही भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों में कर्फ्यू और आपातकाल की तैयारी के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ भारत अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुश इन धकेल कर बांग्लादेश में वापस भेज रहा है। मैं बार बार कहता हूं, প্রবেশকারীদের বাংলাদেশে পুশ ইন করছে। আমি বারবার বলি ভারত বাংলাদেশকে আর ছাড় দেবে না, কারণ ভারত বুঝতে পেরেছে বা বুঝে গেছে যে বাংলাদেশ আসলে पूर्व पाकिस्तान। भारत अब बांग्लादेश को और कोई डील नहीं देगा, क्योंकि भारत अब यह बात समझ चुका है, या कहें कि पूरी तरह समझ गया है कि आज का बांग्लादेश असल में उसी पूर्वी पाकिस्तान की मानसिकता में लौट चुका है, जिस बांग्लादेश के लिए भारत ने 1971 में एक खूनी संघर्ष लड़ा था, जहां भारतीय सैनिकों का रक्त बहा था। आज उसी धरती पर भारत को अफसोस के साथ यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वह बांग्लादेश अब वैसा नहीं रहा। यह एक पाकिस्तान समर्थक बांग्लादेश बन चुका है। এটি পাকিস্তানপন্থী বাংলাদেশ হয়ে গেছে। इसी मानसिकता के कारण भारत अब बांग्लादेश पर वही नियंत्रण और प्रतिबंध लागू कर रहा है जो वह पहले पाकिस्तान पर करता था। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के 4 प्रमुख यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया। इससे पहले पुलवामा या पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल, राजनेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स और फिल्मी सितारों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को भी ब्लॉक किया था। अब वही नीति भारत बांग्लादेश पर भी लागू कर रहा है, और यह केवल शुरुआत है। भारत बांग्लादेश पर और भी कई तरह के प्रतिबंध लगाएगा। मैं पहले भी कहता आया हूं, आज फिर कह रहा हूं और भविष्य में भी कहता रहूंगा, भारत अब आतंकवाद के सफाये के लिए सख्त रुख अपना चुका है, और इस मुहिम में पाकिस्तान के साथ साथ अगर बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चलता है तो वह भी इस सख्ती से अछूता नहीं रहेगा। बांग्लादेश पाकिस्ताने तो शासक बहिर्भूत। पाकिस्तान में तो शासन के बाहर मौजूद आतंकवादी संगठन ही असली ताकत है। वहां की सरकार खुद उन्हें शरण देती है, उन्हें वित्तीय सहायता देती है। जरा सोचिए पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, और बांग्लादेश के एक वर्ग के लोग कितने नासमझ। वे उस पाकिस्तान का समर्थन करते हैं जो दुनिया के शीर्ष आतंकवादी देशों में से एक है। अगर आप देखें तो अफ्रीका का बुर्किना फासो आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर है, और पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतंकवादी देश माना जाता है। ऐसे देश को जब बांग्लादेश के कुछ लोग, खासकर जमात समर्थक, समर्थन देते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि वे आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं। मैं जो कह रहा था वह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत को वास्तव में बाहर से संचालित करने वाले आतंकवादी हैं, और अब यही स्थिति बांग्लादेश में बन रही है, जहां शासन के भीतर आतंकवादियों की सोच और उनका प्रभाव गहराता जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या भारत चुप बैठेगा? क्या भारत इन आतंकवादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश अब भारत के लिए एक पेट की बीमारी जैसा हो गया है, और अगर भारत को पाचन संबंधी समस्या है तो क्या वह दवा नहीं लेगा? क्या वह इस पीड़ा से मुक्त नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पेटेर पीड़ा मुक्त होबे ना होबे, एगुलिरी पदक्षेप। इन्हीं कदमों के तहत भारतीय व्यापारी अब बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। अगर भारत की साझा नदियों का पानी बांग्लादेश में आना बंद हो जाए तो देश में डेजर्टिफिकेशन शुरू हो सकता है,
और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दरअसल बांग्लादेश ने अपने ही व्यवहार के कारण भारत का भरोसा खो दिया है और धीरे धीरे बांग्लादेश एक पाकिस्तान समर्थक देश के रूप में उभर रहा है। भारत अब बांग्लादेश को उसी दृष्टिकोण से देखने लगा है जैसे वह पाकिस्तान को देखता है। इसका स्पष्ट संकेत हाल ही की घटनाओं में दिखाई दिया, जब भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेशी मीडिया के यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया। और यह तो केवल शुरुआत है, आगे और भी कड़े कदम आने वाले हैं। हम अक्सर कहते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश पर सैंक्शंस लगाता है। अब भारत भी संभवतः बांग्लादेश को विभिन्न प्रतिबंधों के दायरे में लाएगा और मेरे विचार से ऐसा होना भी चाहिए। हालांकि मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि इसके परिणाम स्वरूप आम नागरिक, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, प्रभावित होंगे। मैं भी एक बांग्लादेशी नागरिक के रूप में इससे क्षति उठाऊंगा, लेकिन यह वास्तविकता है जिसे समझना जरूरी है। ক্ষতি আমারও ক্ষতি হবে, আমিও ক্ষতিগ্রস্ত হব আমি বাংলাদেশের একজন মানুষ হিসেবে। তারপরেও আমি যে ক্ষতি আমি মেনে নিতে চাই। इसके बावजूद मैं वह नुकसान स्वीकार करने को तैयार हूं। बांग्लादेश की जनता को अब एक सबक मिलना चाहिए। आखिर दूर देश पाकिस्तान अपना है या पड़ोसी भारत? हर बात पर कहा जाता है कि भारत आक्रामक है, भारत विस्तारवादी है। आज जब मैं भारत के पक्ष में बात कर रहा हूं तो मुझे भारतीय एजेंट या दलाल कहा जा रहा है। নিয়ে ভারতের পক্ষে আমাকে ভারতের দালাল আপনি কমেন্টে দেখবেন হয়তো। आप यदि मेरी कमेंट्स देखें तो पाएंगे कि कुछ सीमित लोग, 2-4 लोग, जिनमें इतना भी साहस नहीं है कि वे खुलकर तर्क करें, बस आकर गाली गलौज कर जाते हैं। मैं यह दालाली हमेशा करता रहूंगा, लेकिन यह दालाली भारत की नहीं, तर्क और युक्ति की है। अगर इससे किसी को समस्या है तो कम से कम मेरे क्षेत्र में न आए। दुर्भाग्यवश हम लगातार भारत की नजरों में पाकिस्तान ब्लॉक में जा रहे हैं। यह एक अत्यंत दुखद और चिंताजनक स्थिति है। অত্যন্ত দুঃখজনক। हमारे पास अपार संभावनाओं वाला भारत जैसा पड़ोसी होने के बावजूद हम उन संभावनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह हमारी विफलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। তো থাকুন। আমাদের ভিডিওগুলো নিয়মিত পেতে সাবস্ক্রাইব করুন সাজ্জাদ কাদির এন্ড দ্য লিজেন্ডস ইউটিউব চ্যানেল এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে সাথে থাকুন। सबसे पहले अहोमस्टिन ने लिखा है कि मैं बांग्लादेश को लेकर बेहद भावुक था, जबकि मैं मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं। लेकिन अब बांग्लादेश के लोगों के व्यवहार को देखकर बहुत पीड़ा होती है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद देबाशीष धारा ने लिखा है कि मैं एक भारतीय होने के नाते कह रहा हूं कि सज्जाद भाई, हम खासकर पश्चिम बंगाल के लोग बांग्लादेश को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उस प्यार की कोई जगह नहीं रह गई है। वे असभ्य, गंदे, बर्बर और असामाजिक बन गए हैं। उसके बाद लकी सिद्दीकी ने लिखा है कि मैं पूरी जिंदगी भारत के पक्ष में ही रहूंगा। उसके बाद अनमय बैरागी ने लिखा है कि बांग्लादेश को आगे ले जाने के लिए आपकी तरह शिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। धन्यवाद मेरे भाई। उसके बाद किशोर रॉय ने लिखा है कि मैं एक बांग्लादेशी हूं और अपने देश से मन, प्राण और आत्मा से प्रेम करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के बाद भारत का अगला लक्ष्य बांग्लादेश हो, क्योंकि हमारे भीतर न्यूनतम मानवीयता तक का अभाव है। हम 1971 के इतिहास को और 25 मार्च की वह काली रात को भूल चुके हैं। मेरे देश के लोग उस देश का पक्ष लेते हैं जिसे पूरी दुनिया आतंकवाद का अड्डा मानती है। इस पर मुझे अपने ही देशवासियों को लेकर बहुत शर्म महसूस होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत अब हमारे लोगों को एक कठोर शिक्षा दे, ताकि भविष्य में वे इस तरह की विवेकहीन बातें कहने से पहले 100 बार सोचें। उसके बाद FM कमरुल हसन ने लिखा है कि बांग्लादेश अधार्मिक भावनाओं, अंधविश्वास और अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। उसके बाद नागेंद्रनाथ मोंडल ने लिखा है कि मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन मेरे माता पिता का जन्म बांग्लादेश में। उनके मुंह से बचपन से बांग्लादेश के बारे में बातें सुनकर मैंने उस देश से बहुत प्रेम किया, पर अब वैसा नहीं रहा। आज का बांग्लादेश मानो एक आतंकग्रस्त देश बन चुका है। जिस बांग्लादेश ने कभी महान साहित्यकारों और मनीषी लोगों को जन्म दिया, ये वर्तमान बांग्लादेश वैसा नहीं है। मुझे हमेशा से बांग्लादेश देखने की तीव्र इच्छा थी। मैं कई देशों में गया हूं, भारतवर्ष के विभिन्न विशाल क्षेत्रों में घूमा हूं और सोचता था कि एक दिन बांग्लादेश जरूर जाऊंगा। बंगाल के कवि, साहित्यकार और संगीतकार जिस बांग्लादेश का सपना देखते हैं, जिस बांग्लादेश की भाटियाली धुन और लोक कथा मेरे मन को छू जाती है, वो आत्मिक सांस्कृतिक बंगाल अब इस बांग्लादेश में नहीं दिखता। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा ने किस बांग्लादेश की बात की है और उनको वहां पे ऐसा क्या अच्छा लग गया, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने तो कुछ और ही कहा है बांग्लादेश के बारे में। मेरे परदादा जो थे, इंटरेस्टिंगली मेरे पापा और मेरे माँ के साइड के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दोनों के साइड का एक ही स्टोरी है। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था,
उससे पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही देश थे। पार्टीशन के टाइम, मैं 1971 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1947 की बात कर रहा हूं। उस समय भी मेरे परदादा और ऐसे बहुत सारे हिंदू परिवार थे जो रैम्पेंट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था उन्हें एज अ हिंदू उस टाइम के सो कॉल्ड बांग्लादेश में 1947 में। तब तो ईस्ट पाकिस्तान था खैर, बट बहुत सारे हिंदू परिवार को मारा गया था उस टाइम। और तब सिर्फ उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानी ही नहीं, ये बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी काफी सारे हिंदूज पे बहुत सारा अत्याचार किया। आज की तरह 1947 में भी बहुत सारे हरामखोर कंगलूज जो है वो मुस्लिम भाई भाई बोल के बहुत सारे हिंदुओं पे अत्याचार किया था उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आज बांग्लादेश ऐसा हुआ है, ये रेडिकल मूल्य पहले से ही बांग्लादेश में मौजूद थे और इन हरामखोरों को दबाने के लिए ही शेख हसीना को डिक्टेटर बनना पड़ा। हमारे यहाँ पे जर्मन शेफर्ड जो कि जर्मनी में बैठा हुआ है और दलाल जो है एक भक्त बैनर्जी बहुत आसानी से बोल देते हैं कि शेख हसीना बहुत बड़ा डिक्टेटर था। शेख हसीना डिक्टेटर था तभी ये रेडिकल मूल्य दबे हुए थे और ये रेडिकल मूल्य जो है वो कंट्रोल में थे। लेकिन जैसे ही शेख हसीना हटती है तो बांग्लादेश का असली रंग, असली रूप जो है बाहर आता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, पहले से ही ये मौजूद था ये एलिमेंट्स। तो मैं तो कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट के पास सुनहरा मौका है कि जिस टाइप का हिंदुओं पे अत्याचार इन मुल्लों ने किया था उसका बदला लेने का यही राइट टाइम है। उसके बाद अब्दुल रशीद ने लिखा है कि अशिक्षा और गलत शिक्षा ने हमें इस राह पर ला खड़ा किया है, यानी भारत विरोधी बना दिया है। उसके बाद अमित गुप्ता ने लिखा है कि ये व्यक्ति एक सच्चे बांग्लादेशी पेट्रियट हैं। अब भी समय है, कृपया अपने देश को बचाने के लिए भारत के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाएं। उसके बाद भारत पथिक ने लिखा है कि वर्तमान भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति में पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और म्यांमार जिस प्रकार संयम और संतुलन दिखा रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत है बांग्लादेश का व्यवहार। यहाँ तक कि कारगिल युद्ध के समय भी बांग्लादेश ने तटस्थ रुख अपनाया था, लेकिन आज के बांग्लादेश में जेहादी सोच और चरमपंथी तत्वों का प्रभाव अस्वाभाविक रूप से बढ़ गया है। अब समय आ गया है कि जैसे पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई गई वैसे ही बांग्लादेश को भी एक कठोर और स्पष्ट संदेश दिया जाए। यह विशेष लॉबी भारत को उकसाकर किसी भी तरह भारतीय सेना को बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई में उतारना चाहती है, ताकि बांग्लादेश की जनता के मन से भारत की मित्र और उद्धारकर्ता की छवि को मिटाकर आक्रांता की छवि बैठाई जा सके, ठीक उसी तरह जैसा पाकिस्तान में हुआ। उसके बाद अपू रॉय ने लिखा है कि मेरी जन्मभूमि बांग्लादेश है, लेकिन वर्तमान में मैं कोलकाता में स्थापित हूं। आपका रिपोर्ट मैंने ध्यान से सुना। कादिर साहब, मुझे लगता है कि बांग्लादेश में असल शिक्षा की बहुत कमी है, क्योंकि शिक्षा चेतना लाती है और चेतना से ही विकास होता है। दूसरी बात, देश विभाजन के बाद अधिकांश प्रतिभाएं इस पार बंगाल में स्थानांतरित हो गईं, जिसके कारण आज उस पार बंगाल की स्थिति बहुत दयनीय है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कृपया इसे बुरा न माने। कादिर साहब हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार। उसके बाद प्राउड एसएम ने लिखा है कि मैं एक बांग्लादेशी मुसलमान व्यक्ति का कमेंट देखकर चकित हो गया। उसने लिखा था, मैंने बहुत करीब से हिंदुओं को देखा है, वे बहुत सहनशील होते हैं और हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, जिसके कारण वे जीवन में उन्नति करते हैं। इस तरह का कमेंट किसी मुसलमान समुदाय के व्यक्ति द्वारा करना मुझे हैरान कर रहा है। नेक्स्ट, एटीवी न्यूज ने लिखा है कि सज्जाद भाई, ये बहादुर बात, आपकी ये बात आज भी हमें प्रेरणा और साहस देती है। जब तक दांत रहते हैं तब तक किसी को दांत की अहमियत नहीं समझ आती, लेकिन जब दांत चले जाते हैं तब अफसोस शुरू होता है। हम एक दिन वही अफसोस करेंगे। नेक्स्ट, मोहम्मद नजरुल इस्लाम ने लिखा है कि बांग्लादेश के लोगों को एक उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, देबार्घ्य भट्टाचार्य ने लिखा है कि धर्मांधता और अज्ञानता से भरे बांग्लादेश में आपके जैसे शिक्षित और शुभ बुद्धि संपन्न व्यक्तियों को सल्यूट करने के लिए शब्दों की कमी है। उसके बाद सुजीत मंडल ने लिखा है कि सज्जाद भाई, 1971 के बाद जो विकास हुआ है वह भारत के हाथों से ही हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जय भारत। उसके बाद देवदास घोष ने लिखा है कि ये मदरसा शिक्षा व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हो रहा है। उसके बाद मेसबा हुसैन ताल्लुकदार ने लिखा है कि मैं एक बांग्लादेशी के रूप में शर्मिंदा और दुखी हूँ। हमारे देश को अब ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि ये एक स्वतंत्र बांग्लादेश है या पूर्व पाकिस्तान। उसके बाद बद्रीनाथ भादुड़ी ने लिखा है कि मैं खुद एक बांग्लादेशी बुजुर्ग व्यक्ति हूँ। 1971 के शरणार्थी के रूप में मैं भाग आया था, बाद में 2 बार पियरलेस अस्पताल भी गया। मैंने अपनी आंखों के सामने 1971 के बाद के बांग्लादेश और वर्तमान बांग्लादेश के लोगों में बदलाव देखा है। युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच था। हम मानसिक रूप से किसी भी देश के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन इसका सार्वजनिक रूप से इस तरह प्रकट होना क्यों जरूरी है? मैं भारत के पक्ष में हूं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि मैं कोई सक्रिय भूमिका निभा सकता हूं? नैतिक समर्थन सीधे तौर पर नहीं होता, इसलिए मेरी टिप्पणियां किसी अन्य देश के नागरिक की तरह होनी चाहिए। उसके बाद आलोक मैती ने लिखा है कि आपकी बातों से मैं समझ सकता हूं क्यों शिक्षा इतनी जरूरी है और शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इस समय आपके जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। खुश रहें।
उसके बाद सुभाषिस जाना ने लिखा है कि आपने भारत के पक्ष में नहीं बल्कि सत्य के पक्ष में कहा। यदि आप पाकिस्तान के पक्ष में भी बोलते तो मुझे दुख नहीं होता। अगर पाकिस्तान सत्य के मार्ग पर चलता, आपके अंदर असली शिक्षा है इसलिए आप सत्य के पक्ष में हैं। बांग्लादेश को मैंने हमेशा अपना देश माना, लेकिन उनके व्यवहार ने आज हमें दुखी कर दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके माध्यम से उन्हें समझ आ सके और वे सही रास्ते पर लौटें। उसके बाद जॉय ने लिखा है कि मैं भारतीय बंगाली हूं। मैंने बांग्लादेश और उसके लोगों को भाई की नजर से देखा था, उन्हें दोस्त समझा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी सोच गलत थी। नेक्स्ट कजितामोन ने लिखा है कि कृपया बुरा न माने, आप जिस तरीके से विश्लेषण करते हैं वो बहुत अच्छा और उपयोगी है, लेकिन जिस देश के लोगों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह कुछ हद तक बकरियों के बीच घास फेंकने जैसा है। नेक्स्ट शिमुल अहमद ने लिखा है कि बांग्लादेश के सभी लोगों पर गुस्सा करना सही नहीं है। लगभग 85% लोग खुलेआम बोलने में सक्षम नहीं हैं। नेक्स्ट निमाई चंद्र घोष ने लिखा है कि सज्जाद भाई धन्यवाद। भारत से बोल रहा हूं, यूनुस चाचा को आपकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ बांग्लादेशी गधों के सिर में ये बातें नहीं जाती।